नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ये सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। प्रमोद सावंत के रूप में गोवा को अपना 13वां मुख्यमंत्री मिल गया है। प्रमोद सावंत ने सोमवार देर रात मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सावंत के साथ 11 और मंत्रियों ने शपथ ली। सावंत बीजेपी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई गोवा के उप मुख्यमंत्री होंगे। धवलीकर और सरदेसाई का शपथ ग्रहण सीएम प्रमोद सावंत के साथ ही हुआ। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को मनोहर पर्रिकर का करीबी माना जाता है। प्रमोद सावंत पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हैं। सावंत उत्तरी गोवा के सैंकलिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सीएम पद की शपथ लेने से पहले सावंत ने विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। माइकल लोबो गोवा विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में स्थायित्व और सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाने को बड़ी जिम्मेदारी बताया। सावंत ने कहा वो पर्रिकर के अधूरे कामों को जरूर पूरा करेंगे। 46 साल के प्रमोद सावंत गोवा बीजेपी के युवा चेहरा हैं। प्रमोद सावंत ने मनोहर पर्रिकर को अपना राजनीतिक गुरु बताया और कहा कि वो उन्हीं की वजह से राजनीति में आए थे। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाए रखने के लिए लंबी बैठकों का दौर चला। सहयोगी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निभाई घंटों की मशक्कत के बाद 18 फरवरी की आधी रात को एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले पर मोहर लगी। राज्यपाल को बहुमत पत्र सौंपे जाने के बाद 19 फरवरी की रात 1:30 बजे राज्यपाल मृदुला सिन्हा के द्वारा आदेश जारी किया गया और 1:45 बजे शपथ ग्रहण शुरू हुआ। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का पणजी के मीरामार बीच पर राजकीय सम्मान के साथ सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। पर्रिकर को अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई कैबिनेट मंत्री गोवा पहुंचे। पर्रिकर की अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ गोवा की सड़कों पर नम आंखों के साथ चलती दिखाई दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की यूपी यात्रा का आज तीसरा और बोट यात्रा का दूसरा दिन है। सीतामढ़ी में रात बिताने के बाद आज प्रियंका कार से मिर्जापुर जाएंगी। प्रियंका का सुबह 11 बजे मां विंध्यवासिनी मंदिर में जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा आज प्रियंका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगी। संगम पर पूजा के बाद प्रियंका ने मनैया घाट पर स्टीमर से 140 किलोमीटर की बोट यात्रा शुरू की। इस दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी के चौकीदार कैंपेन पर निशाना साधा। प्रियंका का 20 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ प्रियंका के वाराणसी पहुंचने से पहले उनकी काशी विश्वनाथ मंदिर यात्रा का विरोध शुरू हो गया है। वकीलों के एक समूह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा है कि प्रियंका ईसाई हैं, इसलिए वो काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जा सकती। चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म हो सकता है। बीजेपी आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति 4 दिन के अंदर आज दूसरी बार बैठेगी। इससे पहले शनिवार को देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, लेकिन उम्मीदवारों पर फैसला नहीं हो सका था। सोमवार को भी बैठक होनी थी, लेकिन मनोहर पर्रिकर के निधन की वजह से बैठक टाल दी गई। आज सबसे पहले यूपी के कोर ग्रुप की बैठक होगी। शाम 5:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। लेफ्ट के साथ समझौता नहीं होने पर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार में भी गठबंधन टूट की कगार पर है, जहां कांग्रेस की 11 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने पर अड़ी है। सीटों का मसला सुलझाने के लिए आरजेडी ने कांग्रेस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यूपी में भी बीएसपी ने 7 सीटें छोड़ने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। एसपी बीएसपी गठबंधन ने कहा कि कांग्रेस 7 सीटें छोड़ने की घोषणा करके लोगों में भ्रम फैला रही है। गठबंधन ने कहा कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम है और उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस को समर्थन देने से मना कर दिया। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी, जहां बिहार और बंगाल के उम्मीदवारों को लेकर फैसला होगा। कल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी करते हुए 56 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस ने गाजियाबाद से पूर्व मेयर प्रत्याशी डॉली शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरठ से पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के बेटे हरेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के साथ नेशनल कांग्रेस के गठबंधन की उम्मीद टूट गई है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर बातचीत जारी थी, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई नतीजा आता दिखाई नहीं देता। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय की बैठक में यह फैसला हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए केंद्र अर्धसैनिक बलों की 800 कंपनियां भेजेगा। इस दौरान चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को भी सुरक्षा दी जाएगी।
सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों के साथ आज चुनाव आयोग की बैठक है। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स को दिशा निर्देश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री को इलेक्शन ड्यूटी में शिफ्टिंग के दौरान भारतीय रेलवे खाना मुहैया कराएगा। ऐसा पहली बार होगा जब पैरामिलिट्री के लिए खाने की व्यवस्था रेलवे के द्वारा की जाएगी। हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि जहां ऐसा संभव नहीं है वहां पर प्राइवेट वेंडर्स को यह जिम्मा दिया जा सकता है। इस खास काम के लिए रेलवे 260 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। भारत ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कई अधिकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पाकिस्तान से शिकायत दर्ज कराई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान में रह रहे भारतीय राजनयिकों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी तुरंत जांच की जाए। शिकायत में कहा गया है कि पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त, नौसेना सलाहकार और कई मौकों पर फर्स्ट सेक्रेटरी का पीछा किया गया। आतंकवाद पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में चीन के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते पहले यूएनएससी में आतंकी मसूद अजहर को बचाने वाले चीन ने अब बड़ा बयान दिया है। चीन ने मुंबई हमले को सबसे कुख्यात हमला बताया है। चीन का यह बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की और मोर्टार दागे, जिसका भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने कल दोपहर सुंदरबनी में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया था। कश्मीर के अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह से पूछताछ की मांग। टेरर फंडिंग के मामले में जेल में पूछताछ करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। मुंबई फुट ओवर ब्रिज हादसे में गिरफ्तार ऑडिटर को आज कोर्ट पेश किया जाएगा। कल पुलिस ने ब्रिज को ऑडिट के बाद क्लियरेंस देने वाले नीरज देसाई को गिरफ्तार किया था। नीरज देसाई स्ट्रक्चरल ऑडिट करने वाली कंपनी का डायरेक्टर है। महाराष्ट्र सरकार ब्रिज हादसे के मामले में 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर चुकी है। सीआरपीएफ का 80वां स्थापना दिवस आज। एनएसए अजीत डोवल होंगे मुख्य अतिथि। पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पहली बार सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। सीआरपीएफ द्वारा यह फैसला पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में लिया गया। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का उत्पात शुरू हुआ। दंतेवाड़ा में सोमवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ, जबकि 6 घायल हुए हैं। इनमें से 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफगानिस्तान में अपहरण किए गए 7 भारतीयों में से एक भारतीय देश वापस लौटा। 2018 में बागलान से तालिबान ने किया था अपहरण। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अफगानिस्तान के अधिकारियों से लगातार संपर्क में।